हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल एग्जाम मास्टर पर। दोस्तों, जहां पर आप सभी लोगों को हर एक टीचिंग से रिलेटेड एक वैकेंसीज के लिए अवेयर भी कराया जाता है और साथ ही साथ हम इसकी तैयारी भी कराते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को लेकर आए हैं और साथ ही साथ आप पीछे हमारे डिजिटल बोर्ड पर लिखी हुई कुछ चीजों को समझ भी रहे होंगे। मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट इज इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर इज व्हाट, राइट। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको समझना ये है कि आखिर जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात को करते हैं तो एग्जामिनेशन से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है, इसका बहुत गौर से चीजों को समझिएगा। मित्रों, जब भी हम while you attend an examination, आपको एग्जामिनेशन के टाइम या उसकी तैयारी करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका हमें बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मित्रों, हम लोग यानी कि एस्पिरेंट्स गलती कहां पर करते हैं सर? गलती वहां होती है जैसे आपने कह दिया कि हम एलटी ग्रेड के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। सर बिल्कुल, एलटी ग्रेड के लिए तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है, मगर ध्यान हमें यह देना है कि एलटी ग्रेड की तैयारी में जरूरी क्या है। मींस आपने स्टार्ट किया इंग्लिश के लिटरेचर को लेकर, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा। आपने शुरू किया इंग्लिश के लिटरेचर को लेकर। सर पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो एलटी है वो क्या है और एलटी का एग्जामिनेशन जरूरी क्यों, समझिएगा बात को। और इसे कंडक्ट कौन कराता है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में, ये सारी चीजें हमें अच्छे से जानना और समझना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश लिटरेचर फॉर एलटी। आइए एलटी से रिलेटेड उन इंग्लिश लिटरेचर की बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सर इंग्लिश लिटरेचर अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिल जाए तो इंग्लिश लिटरेचर, सर इंग्लिश लिटरेचर क्या है? लिटरेचर तो एक अपना साहित्य है और जहां पर हमें हर एक अच्छा और बुरा इन सभी चीजों से अवगत कराया जाता है, वही हमारा साहित्य है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब रही बात जब साहित्य के और भी तमाम इसकी परिभाषाएं हैं जो हम जब लिटरेचर शुरू करेंगे तो एक एक ऐसी सी परिभाषाएं जो आपके लिए वाकई फायदेमंद होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट टॉक अबाउट द एलटी ग्रेड टीचर। एलटी ग्रेड टीचर, एलटी का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया है। हो सकता है बहुत से कम बच्चे जान रहे हो, बहुत से कम बच्चे। मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना कि यहां लिखा है कि एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड का मतलब क्या होता है? एलटी का मतलब आप समझ लो ध्यान से। एलटी का मतलब ये होता है क्या? लाइसेंसिएट्स। क्या होता है सर? लाइसेंसिएट्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना लाइसेंसिया और दूसरा बना लाइसेरा। लाइसेंसिएट्स, लाइसेंसिएट्स दो शब्दों से मिलकर बना। एक बना किससे? आपके लाइसेंसिया से और दूसरा बना लाइसेरा से। सर लाइसेंसिया का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है फ्रीडम। इसका मतलब हुआ फ्रीडम, स्वतंत्रता। किस चीज के लिए? अपनी चीजों को बच्चों के सामने देने के लिए। स्वतंत्रता का मतलब यहां पर वो नहीं है कि आप पढ़ाने ना जाओ अपने क्लास में। अगर आपने स्कूल गए हो तो आप बच्चों को क्लास ही ना, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये है कि आप इस तरीके से स्वतंत्र हो, आप एक शिक्षक बने हो सर। और एक शिक्षक की एक स्वतंत्रता यही होती है कि जितना कुछ आपके अंदर नॉलेज है उसी नॉलेज को उतार कर बच्चों के सामने दे देना है, यही स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही स्वतंत्रता हुआ लाइसेंसिया का मतलब। और दूसरा लाइसेरा शब्द, लाइसेरा शब्द अपने आप, लाइसेरा शब्द का मतलब हुआ है कि हम जैसे किसी चीज को टू अलाउ, यानी हम क्या करें? टू अलाउ, अलाउ, अलाउ कर देना। हम अलाउ कर देते हैं किसको?
आपकी जो स्वतंत्रता समझाने की है उसी को यहां पर क्या किया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है कि आप पूरी तरह से फ्री हो, लिबर हो, पूरी तरीके से आपकी लिबर्टी है, स्वतंत्र हो, किससे, तमाम उन बंधनों से जो आप बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए जिस बंधन में हो वो बंधन से आप मुक्त हो। तो आपके पास जो भी जितना है आप उतना अपने बच्चों को प्रोवाइड कर दो। इसका यह मतलब हुआ कि टीचर का मतलब ही हुआ कि शिक्षक वो जो अपने बच्चों को सबसे ऊपर की चीजों को दे और चीजें दे करके उसे अव्वल नंबर का बना दे, या सिलेक्शन के लिए लड़का लड़ रहा है तो सिलेक्शन उसे मिल जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर की विशेष तौर पर बात हमें करनी है क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए ही बात आपसे करना चाहूंगा। प्यारे मित्रों, सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि इंग्लिश लिटरेचर का अपना एक बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और इंग्लिश का ही नहीं जितने भी साहित्य हैं उन सबका एक बहुत बड़ा अपना स्कोप है। राइट? सो हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि आपका बीएड होना जरूरी है, पहली बात ये। दूसरा, आपका यूजी कंप्लीट होना जरूरी है, बात समझिएगा। दूसरा, और आपको ये भारतीय होना जरूरी है, भारतीय होना अनिवार्य है, जरूरी है कि आप भारतीय हो, बात समझ रहे हैं ना? आप भारतीय हो, ये भी आपके लिए एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए जरूरी है, बात समझ रहे हैं? तो अब आपको इतनी चीजें, ये आपको अब यहाँ पे जो पेपर होता है वो आपका पेपर जो होगा वो आपका पेपर 120 प्लस 30 ऐसा होगा, ठीक है ना? 120 और 30 यानी कि कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे, जहां पर आपको 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश को ही समझना पड़ेगा, इंग्लिश क्या है और इंग्लिश में किस तरीके से और कितना क्या समझना है, 120 आपको समझना पड़ेगा। बात समझ आ रही? अब इसके बाद हमें क्या समझना है सर? हमें समझना है, हमें यह समझना हुई कि ये जो 30 है ना, ये अपना जीएस का पैटर्न, जीएस का पैटर्न हुआ। तो इस बात को आप समझ गए कि बीएड होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है, और 120 प्लस 30 क्वेश्चन आएगा और रिटन क्वेश्चन के थ्रू आपका वहां पर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? आ जाइए, आइए हम बात करते हैं अब लिटरेचर के इंग्लिश की। बहुत गौर से समझिएगा, जितना ही बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश को समझोगे ना, उतना ही बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश समझ जाओगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी लिटरेचर को कई पार्ट में बांटा गया। जैसे कहा गया अमेरिकन, बहुत गौर से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अमेरिकन, ब्रिटिश, इटालियन, कनाडियन, ऑस्ट्रेलियन और आपका इंडियन। इतनी तरह की अंग्रेजी हमें पढ़नी समझनी होती है, इतनी तरह की। कौन कौन सी भैया? अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अब ब्रिटिश में ही आप इतना जान लो यूरोप आता है, परेशान मत होना, इटालियन, कनाडियन, ऑस्ट्रेलियन और इंडियन। इतने राइटर्स, इतने हमें अंग्रेजी, इतने की इतिहास को समझना पड़ता है। और सबसे पहली बात तो ये कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें मेजरली हमें ब्रिटिश देखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मेजरली हम ब्रिटिश देखते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश का आपके सिलेबस में 100% में से 80% ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे वर्क्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ब्रिटिश इंग्लिश के होते हैं। बाकी जो बचते हैं वो आपके अमेरिकन से उठा लिए जाते हैं, इंडियन से उठा लिए जाते हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो ऑस्ट्रेलियन और कनाडियन या फिर इटालियन से होते हैं। मगर आप इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं आपको इन सभी को
बहुत अच्छे तरीके से रूबरू कराऊंगा और एक एक टॉपिक को लेकर के चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस पर आपको 1% की टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर जितनी चीजें देख रहे हो ना, ये हमें इसी के अंदर की चीजें समझनी है कि अमेरिका में क्या हुआ। देखो आप समझ लो मेरी बात, पढ़ना क्या क्या रहता है, बहुत अच्छे समझ लो। अभी मैं सिलेबस आपको पूरा डिस्कस करता हूं ना, सिलेबस में किस तरीके से क्या पढ़ना है, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। उसमें क्या है, मेरी बात समझो। अगर यहां पे हम कहें अमेरिकन इंग्लिश पढ़नी है, तो सर अमेरिकन इंग्लिश की आप 2-3 चीजें, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिलीजियन, ठीक है ना, और आपके जो वहां पर युद्ध हुए हों, वार हुए हों, और जो आपकी ट्रेडिशंस हुई हों, जो कल्चर वहां का है, जितने राइटर्स हैं, राइटर के लिखने का स्टाइल, राइटर की पोयम या पोएट्री या प्रोज लिखने का जानरा, यानी जो भी वहां पर सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों पर एक एक करके पॉइंट आउट करके चीजों को समझते और सीखते चले आएंगे, ठीक है ना। सो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है, और सिलेबस के साथ साथ हम चीजों को समझते समझाते हुए काम करते हैं। मित्रों यहां पर आप गौर से देखोगे तो कुछ समझ आएगा। क्या आएगा कि एग्जाम मास्टर जहां आपको वो सभी चीजें मिलती हैं जो आपके एग्जाम की ओरिएंटेड हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम का ओरिएंटेशन ही एग्जाम मास्टर का नाम है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे जब हम चीजों को समझते हैं ना, तो एग्जाम मास्टर एक हमारा ये प्लेटफॉर्म हुआ, इसी प्लेटफॉर्म में हमें समझ, इसी प्लेटफॉर्म में ये एक इंसान, इंग्लिश विद बीके मिश्रा सर, आप मेरे साथ पढ़ोगे। मैं खुद बीके मिश्रा हूं और अपनी मेरी क्वालिफिकेशंस रही एमए यूजीसी नेट परसुइंग पीएचडी। इसका बड़ा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर से आई एम परसुइंग द पीएचडी ना, राइट। और यहां पे ये सब चीजें आपको एक एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए इसमें हम बात करते हैं, एक एक सिलेबस में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है ना। सभी को नजर आएगा और चीजें समझते चलिएगा हमारे साथ। सर सेक्शन ए की बात अगर की जाए, if I talk about the section A and the given words and the given the lines, please carefully read it. अब यहां पे जो लिखा हुआ है द रेनेसां एक एज हुआ इंग्लिश का, इंग्लिश का अपना एक एज हुआ। सर इंग्लिश की हमारी शुरुआत 450 है, 450 से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। अब इस 450 में सर एक बियोल्फ नाम की एक पोएट्री आई जो एनोनिमस थी, जिसको लोगों ने समझा नहीं, लोग जान नहीं पाए कि आखिर ये है कौन, किसने लिखी है और कब लिखी गई, इसको कोई जान नहीं पाया। 17,000 लाइनों की है सर, 17,000 लाइनों में ये पोयम लिखी गई, 17,000 लाइनों में। तो कहानी यहीं पर हमें समझनी है, शुरू यहां से करना है और हमें 1945 पर खत्म करना है, इसका ध्यान दीजिएगा, 1945 पर खत्म करना है। इसके बाद आया रेनेसां एज आया, फिर इसके बाद एलिजाबेथन आता है, जैकोबियन ड्रामा आया। यानी कि एक चीज ध्यान देना, जैसे हम जब यहां पर आपके साथ जब हम डिस्कस करने चलेंगे क्या, एजेस को, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, तो इंग्लिश ऑफ लिटरेचर की हिस्ट्री को हम अकेले रेनेसां थोड़ी ना करेंगे। रेनेसां का मतलब क्या होता है सर, पुनर्जागरण, यानी कि फिर से पुनर्जागरण। अंग्रेजी का जो नया युग आया वो कब से आया, विलियम शेक्सपियर के जमाने से आया, बोलो 1564 से आया। तो 1564 से जब से विलियम शेक्सपियर का जमाना आया, तब से अंग्रेजी की एक नई शुरुआत होती है। और इसके पहले इस 1400 में सर 1340, आपको याद होगा इंग्लिश वाले, 1340 में जब चौसर पैदा होकर के काम करना शुरू कर देते हैं ना, तब से अंग्रेजी का धीरे धीरे क्या होता है, वहां से ग्रेजुअली चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। मगर विलियम शेक्सपियर आते ही पूरी की पूरी कहानी बदल देते हैं एलिजाबेथन एज में, राइट। तो ये बात कहानी आपको समझ में, एक एक करके मोक एपिक, न्यू क्लासिकल एज, सटायर क्या है, रोमांटिक मूवमेंट्स क्या हो गए, ठीक है ना, द राइज ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की शुरुआत कब से होती है, द विक्टोरियन एज, ये सब एजेस आपको पूरे डिटेल में बताए और समझाए जाएंगे, इसका बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। उसका सेक्शन बी की बात अगर की जाए तो अलग अलग राइटर्स, कितने राइटर्स में पढ़ने हैं और राइटर्स की कौन सी पोएट्री या कौन सा वर्क्स पढ़ना है,
यानी हमें विलियम शेक्सपियर का सर पढ़ना है, ट्वेल्थ नाइट, किंग हेनरी फोर्थ, और पार्ट 1 इसका पढ़ना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं सर। इस टेम्पेस्ट में टेम्पेस्ट और मैकबेथ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। किंग हेनरी फोर्थ से भी क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत बनता है। आप इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें आप उठा करके देखेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से आपके उठा करके दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ट्वेल्थ नाइट माने विलियम शेक्सपियर, अब ध्यान दीजिए कि विलियम शेक्सपियर की इन 4 रचनाओं भर से काम नहीं चलना, बहुत गौर से बात को समझना कि विलियम शेक्सपियर की इन सिर्फ 4 रचनाओं से काम नहीं चलना है सर। हमें विलियम शेक्सपियर के एज को, मैं जो जो बातें नोट कर रहा हूं एकदम बहुत गहराई के साथ समझना, इसकी इनकी एज को और इनके एज के इन्फ्लुएंसेस को, इन्फ्लुएंसेस को और इनके एज के इनका अपना जो है इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है ना। और जिसे कहते हैं मेजर और माइनर, है ना, मेजर माइनर दोनों, ठीक है ना, मेजर और माइनर दोनों वर्क पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लोग मेजर तो पढ़ लेते हैं मगर क्वेश्चन पुटअप कर देता है माइनर से, इसका बहुत गौर से चीजों को समझिएगा, है ना। तो हमें माइनर भी लेकर चलना है क्योंकि क्वेश्चन है, आयोग है, यूपीपीएससी है भाई, यूपीपीएससी है, आयोग है लोक सेवा, तो लोक सेवा आयोग है तो क्या करेगा, कुछ भी बना के दे देगा, तो क्या करिएगा। तो हमें पूरी तरीके से माइनर और मेजर को भी कवर करना है। और विलियम शेक्सपियर किस एज के थे, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस एज का कौन राजा हुआ करता था, उस एज में कौन कौन सी जनरा में चीजें लिखी जाती थी, उस एज में किस तरीके की पोएट्री या किस तरीके के ड्रामा लिखे जाते थे, या उस एज में जब हम ड्रामा लिखते थे तो किस स्टाइल में लिखते थे। हमें एक एक चीजों पर पूरी पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझना है, इसका बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सेम कंडीशन जॉन डन के साथ होगी, मेटाफिजिकल पोएट में से आते हैं भी, राइट। तो जॉन डन के साथ काम होगा, जॉन डन भी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आप इनके साथ जो पोयम में बात करनी है वो करनी कैनोनाइजेशन, बहुत अच्छी पोयम है, बहुत बेहतरीन पोयम है, ठीक है ना। हम लोग एक एक पोयम को लेकर के चीजों को समझना शुरू करेंगे। डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है ना, डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है। इसके बाद द गुड मॉरो एंड द रिलाइक। तो हमें इतनी पोयम इनकी पढ़नी है, हम लोगों को इतना पोयम ही इनका पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद जॉन मिल्टन, भैया जॉन मिल्टन तो आप जानते ही, बहुत अच्छे राइटर आपके उसमें भी हैं जॉन मिल्टन, इंटर में भी, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान देना, कक्षा 11 और 12, कक्षा 11th and 12th more than sufficient for the LT. If you have to read 11th and 12th English very clearly, सर सक्सेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, सफल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना इस बात को। पैराडाइज लॉस्ट हमें समझनी है, पैराडाइज लॉस्ट में आप जानते ही हो, पैराडाइज लॉस्ट आप अच्छे से जानते हो, जहां ईवा की बात होती है, ईवा, है ना। पैराडाइज लॉस्ट भगवान को कुछ वहां से करते हैं कि कोई इच्छा का फल रहता है, कहते हैं उसको खाओगे तो भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे तो क्या होगा, हमारे स्थान पर रहना शुरू कर दोगे। तो भगवान वहां पर कहते हैं कि ठीक है मत खाना, हम आ रहे हैं। लेकिन वो आदमी ईवा क्या करती, खाने का प्रयास करती, मगर भगवान आते इसको लात मार देते हैं और कहते हैं कि नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरती है, वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। मगर क्या ऐसा सत्य है? पैराडाइज लॉस्ट में इस बात को जॉन मिल्टन ने काफी अच्छी बात पर बताई है, ठीक है ना। इसका जॉन ड्राइडन की बात करें, ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव, ठीक है ना, ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन, बहुत अच्छी पोयम इनकी, ठीक है ना। तो एक एक चीजें समझने की कोशिश करें। विलियम वर्ड्सवर्थ, सर वर्ड्सवर्थ तो अब क्या बताए, रोमांटिक एज के बहुत तगड़े आदमी, वर्ड्सवर्थ, है ना, कीट्स और वर्ड्सवर्थ। तो ये देखो इनकी पोयम कौन सी, टिंटन एबी, सर बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं पूछा, टिंटन एबी की फुल फॉर्म पूछ दिया, पूछ दिया, ए पोएम रिटन, ऐसा कुछ है ना। तो ये सब चीजें। अब 3 years she grew, Michael and Milton the surest be the living at this hour। इतने काम हमें पढ़ने, इतने। अब ये क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ पता है रिप्रेजेंटेटिव थे अपने एज के। क्वेश्चन पूछ देता है कि हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एज, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द
न्यू क्लासिकल एज। सर रिप्रेजेंटेटिव भी चीजों को हमें समझना है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि राइटर के साथ साथ राइटर की सभी तरह की गतिविधियों को हमें समझना पड़ेगा। मेरे मित्रों परेशान मत होना, मेरे साथ जुड़ना और मेरे साथ सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स पर प्रिपेयरिंग करते रहना। बस मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजों से आप यूजीसी नेट पास हो जाओगे, मगर हां आप एलटी तो जरूर निकाल लोगे, एलटी तो 100% निकाल लोगे। बस क्वेश्चन आप अपने तरफ से चीजों को समझते चलिए बस। इसके बाद आइए पीबी शैली की बात इन्होंने किया, तो टू ए साइलैक एंड ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है ना, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है ना। और इसके बाद अल्फ्रेड टेनिसन, टेनिसन का यूलिसिस और द लॉस्ट लोटस सिस्टर्स, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ब्राउनिंग की जो पोएम रही, तो ब्राउनिंग की भी एक अच्छी पोएम रही, माय लास्ट डचेस एंड द लास्ट लीडर, ठीक है ना, लास्ट डचेस एंड द लास्ट लीडर, इतनी सी बात रही। इसके बाद फ्रांसिस बेकन, वाओ इट्स अ ग्रेट राइटर इन दैट एज, फ्रांसिस बेकन, ध्यान दीजिएगा फ्रांसिस बेकन। भाई आपका क्वेश्चन आ गया है, पूछ चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ चुका ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रुथ। इनकी जितनी भी पूछा क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ एड ऑफ बिफोर हिज ओन ऑल वर्क्स, पूछा है क्वेश्चन कि आप ऐसा कौन राइटर है जो अपनी हर एक मोस्टली वर्क्स के पहले ऑफ लगाया है। सर एक क्वेश्चन का तो आंसर यहीं से हो गया, फ्रांसिस बेकन। कोई दिक्कत? आइए अब इसके बाद चार्ल्स लैम्ब सर ड्रीम चिल्ड्रन एंड पुअर रिलेशन, वाओ पुअर रिलेशन कभी पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं? सर पुअर रिलेशन एक बार फिर से जाकर के आज पढ़िएगा, इतनी बेहतरीन रचना है मेरे भाई, इतनी बेहतरीन रचना। ये जो जितनी रचनाएं है ना सर, अगर इन रचनाओं को आप बड़े ध्यान से समझ लो ना, पढ़ लो ना, कसम से बता रहा हूं इंग्लिश से प्रेम हो जाना है, प्यार हो जाएगा, इंग्लिश से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है ना। आ जाओ सेक्शन सी की अगर बात करें, तो सेक्शन सी में कुछ चीजें हैं जो काफी अच्छी वर्क्स पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। जैसे आपका जेन ऑस्टिन का है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, राइट। चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सर नॉवेल हुई, ये आपकी नॉवेल हुई, बहुत चार्ल्स डिकेंस की बहुत अच्छी नॉवेल, बहुत ज्यादा अच्छी नॉवेल, ठीक है ना। हम इस नॉवेल के विषय में, इस नॉवेल की थीम, सर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पोएट्री पढ़ते हो ना बॉस, पोएट्री जब पढ़ते हो या नॉवेल्स पढ़ते हो, तो वहां पर एक आध चीजें बहुत जरूरी होती है। पूछो क्या जरूरी? ये होती है जैसे आप मान लो पोएट्री अप्रोच पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, मगर आपको ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन ये जो बनाने वाला है ना आयोग, कहां से बनाने वाला है, क्वेश्चन बनाता कैसे है, ये मैं बता दूं आपको। जैसे क्वेश्चन बनाने का उसका तरीका, अगर आपकी जो पढ़ाई की है, जैसे मान लो आपने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा, तो पैराडाइज लॉस्ट में आपने एक चीज देखा होगा कि वो रहती है ना, क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, सर पूछ लेता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। आपको यहाँ लिटरेरी टर्म्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स मिलेंगे, और वो लिटरेरी टर्म्स सर बहुत इंपॉर्टेंट। उसे जानते हो क्या कहते हैं? उसे यही कहते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स के लिए साइन थीटा पाई, ये दुनिया भर की बात होती है ना, सेम कंडीशन अंग्रेजी के लिए भी कुछ शब्दों का यूज करना पड़ता है जो वोकैब के सेंस में काम करती है, राइट। आ जाइए इसके बाद थॉमस हार्डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एमए है, एमए आपको ये एमए मिल जाएगी, एमए आपको ये मिल जाएगी। और इसके बाद आता मार्क ट्वेन, द एडवेंचर्स ऑफ द हकलबरी फिन। ये कौन है, कहां के हैं? हकलबरी फिन। ये हकलबरी फिन भी एक राइटर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक राइटर हैं, और ये मार्क ट्वेन भी एक राइटर हैं, ठीक है ना। आगे चला जाए, चलो सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में फिर से हमें एज के विषय में पढ़ना है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हो, ये सिलेबस ओन्ड है, यानी इसको मैंने बनाया, बात समझ रहे हो, बनाया अपने से नहीं हूं, है आयोग का ही सिलेबस, मगर इसे हमने जो फॉर्मेटिंग की मैंने किया।
इसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। सर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सेक्शन में बांट देने से कुछ चीजें सरल हो जाती हैं। यानी पढ़ाई पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इजीएस्ट एंड टफेस्ट, दो तरीके की अपने पास ऑप्शन होनी चाहिए, इजीएस्ट, इजी और टफेस्ट। तो अगर आपको जो जो सरल लगता है इसमें लिख लो, जो जो कठिन लगता है इसमें लिख लो, और कठिन वाले में ज्यादा मेहनत कर दो, इजी वाला तो अपने हाथ में है। समझ रहे ना? तो बस इतना ही काम करना रहता है, इसी वजह से हमने इनको किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्री रेफेलाइट मूवमेंट आया, एक ऐसा मूवमेंट आया जो प्री रेफेलाइट आया। अब प्री रेफेलाइट मूवमेंट आया, उस मूवमेंट के बाद भी हमारे पास आया मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म आ गया। अच्छा मॉडर्निज्म क्या था? मॉडर्निज्म क्या, मॉडर्न क्या था? मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आप क्या जानते हैं मॉडर्न का मतलब? मॉडर्न का मतलब यही कि हम जींस पहनने लगे और महंगे महंगे ट्राउजर्स पहनने लगे, महंगी महंगी वॉचेस पहनने लगे, है ना, कार से चलने लगे, पंखा चलने लगा, एसी लगा चलने लगा। सर यही है मॉडर्न? सर नहीं, मॉडर्न का मतलब ये हुआ ना कि जो राइटर्स हुआ करते थे, सर जो राइटर्स हुआ करते थे वो क्या किए कि अपनी विचारधारा को ही बदल दिए, अपनी विचारधारा को, अपनी मेंटालिटी को, अपनी राइटिंग स्टाइल को, अंग्रेजी के जनरा को पूरी तरीके से क्या किया, कन्वर्स कर दिया मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न का मतलब सर मॉडर्न टाइम, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न टाइम एक बार शेक्सपियर के जमाने में आया। कब? शेक्सपियर के टाइम पे, जब चौसर ने शुरू किया था। वहां पे पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री मॉडर्निज्म एज, तो मॉडर्निज्म एज सबसे पहला उस टाइम पे आया था। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा, वो एक मॉडर्न टाइम ही माना गया और समझाया गया, और ये यहां पर आया। फिर उसके बाद पोएट ऑफ द 30s, ठीक है ना, 30s माने 30 पोएट्स थे, है ना, उनका अपना इतिहास रहा, आपको मैं डिस्कस करूंगा आज सिलेबस तक, ठीक है। इसके बाद आया द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, ऐसी नॉवेल्स जिनमें जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, है ना। और इसके बाद अब्सर्ड ड्रामा, ड्रामा भी ऐसे ऐसे आया, अब्सर्ड आया, है ना, मिरेकल आया, प्लेज आए, है ना। और उसके बाद कॉलोनिज्म, और उसके बाद पोस्ट कॉलोनिज्म, उसके बाद इंडियन राइटिंग की जो बात होनी हुई स्टार्ट, इंडियन राइटिंग की स्टार्ट जब बात हो गई तो उसके बाद कहा फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू लिटरेचर। लिटरेचर में फेमिनिज्म का अप्रोच हमें देखना पड़ेगा, अप्रोच फेमिनिज्म का। सर अनीता देसाई, अनीता देसाई फेमिनिज्म, अनीता देसाई और सारे ऐसे राइटर्स जो फेमिनिज्म पर काफी कुछ काम किया, उन्होंने काफी कुछ वर्कआउट किया। आप शशि थरूर को ले लो, शशि थरूर को ले लो, ठीक है ना। और दैट लॉन्ग साइलेंस, एक आपने वर्क सुना होगा सर, दैट लॉन्ग साइलेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट फिगर इन दिस एज, राइट। बात को बहुत गौर से समझिए, बात समझ में आ रही है ना सर? आ जाइए। सेक्शन नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो सेक्शन नेक्स्ट में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया विलियम बटलर ईट्स पर। हमने ईट्स पर काम करना शुरू किया। ये इन्होंने पोयम थी द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बिजांटियम, है ना, सेलिंग टू बिजांटियम इनकी पोयम रही। और इसके बाद ए प्रेयर फॉर माय डॉटर मैरू एंड लेप्सिस लेजिली, ये इनकी पोएट्री रही। हम इनके पोएट्री के जनरा के, इनके पोएट्री के कैरेक्टर्स के, इनके पोएट्री के थीम के, इनकी पोएट्री के सिनॉप्सिस के, इनकी पोएट्री के हर एक तरीके के सेगमेंट्स की बात आप सबसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद टीएस इलियट की बात आई तो टीएस इलियट द लव ऑफ द जे अल्फ्रेड, है ना। और उसके बाद ये बात हुई जर्नी ऑफ द मैगी, तो इस तरीके से इनकी भी रचना रही। डब्ल्यू एच ऑर्डन भी जो है अच्छे राइटर रहे इस जमाने के। तो अननोन द सिटीजन, सिटीजन एक ऐसा जो अननोन नहीं जानते थे जिसको, ठीक है ना। और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स के मेमोरी में इन्होंने कुछ काम किया, इन्होंने कुछ काम किया। जैसे आपने सुना होगा एडोनिस, है ना, एडोनिस भी इसी तरीके से मेमोरी पर काम की गई है। फिलिप लर्किन, फिलिप लर्किन काफी अच्छे राइटर रहे अपने जमाने के, फिलिप लर्किन। और इनके साथ हम काम करेंगे, परेशान हो। सिल्विया पाथ, द फॉलोइंग पोएम मिरर एंड डैडी, डैडी और मिरर। मिरर को इन्होंने जो लिखा ना सिल्विया पाथ ने, मैं आपको बता दूं कि मिरर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एनीथिंग। मिरर,
मिरर का मतलब शीशा। शीशा का मीन्स व्हाट सर? शीशे का मतलब होता है सर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे आप वैसा आपके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा। अगर आप सामने हो तो शीशे के सामने खड़े होकर सामने ही नजर आओगे। बात आ रही समझ? गोरे हो तो गोरा ही उसके सामने रिफ्लेक्शन। तो सर अगर इस मिरर का मतलब अगर हम सिर्फ रिफ्लेक्शन नाम दे दें तो कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद आता है डार्क वॉलकॉट की। डार्क वॉलकॉट को हम देखते हैं तो हम अफेयर क्राई द अफ्रीका और इसके बाद हम सी ग्रास। देखिएगा उतना ज्यादा जरूरी नहीं होते ये लोग, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर मैंने ऐड भी किया है। इसलिए किया ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल से, आपके पेपर से, आपके बाहर न जाने पाए, इसका बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। निज़िम इस्किल रहे इंडियन राइटर आपके, ये भारतीय राइटर है सब। हमारा इंडियन अंग्रेजी चलना स्टार्ट हुआ तो निज़िम इस्किल की कहानी हुई। निज़िम इस्किल बैकग्राउंड, कैजुअली, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये सारे उन्होंने वर्क को उन्होंने लिखा। और इसके बाद ए.के. रामानुजन को ले लो, ए.के. रामानुजन को ले लो, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि लुकिंग फॉर द कजिन ऑफ द स्विंग, है ना, ऑन द डेथ ऑफ द पोएम, मरने पर एक कविता बनाई, है ना। जॉन ऑसबर्न ले लीजिए, लुक बैक एंगर, ये आपने बीए में पढ़ा होगा। लुक बैक एंगर आपने बीए में जरूर पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहानी यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उजीन ओनील, ये रहे आपके राइटर। अब यहाँ पे जो आपको ये दिखा कि डिजायर अंडर द एम्स, एक पोएम ये हुई, ग्रीस कैंडाइट की हुई, हाइवदन, ठीक है ना। थॉमस कार्लाइल, हीरो एज अ पोएट, थॉमस कार्लाइल, ये एक प्रोज राइटर थे, है ना, प्रोज राइटर थे। और जॉन रस्किन, द वेन्स ऑफ द वेल्थ, ठीक है ना, वेन्स ऑफ द वेल्थ, ये इनका अपना वर्क हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ ऐसे राइटर्स जो आपके यहां पूछे भी जाते हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बिफोर द स्टार्ट माय लेक्चर आपको बता दिया, आई टोल्ड यू, मैंने बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, वो चाहे यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर कोई भी हो। उसका रीजन है हम हैं इंडियन और इंडिया में चलती है सर ब्रिटिश इंग्लिश, राइट। हम लोग यूरोप और इंग्लैंड की बात पढ़ते हैं, अमेरिका की नहीं पढ़ते, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। राजा राव कंठपुरा लिखा, नेथिल हाथरॉन द स्कॉटर लेटर, है ना। विलियम गोल्डिन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ग्राहम ग्रीन, इतने राइटर्स हमें पढ़ना समझना है। तो ये जो हमारे राइटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से यही कंठपुरा भी पूछा जाता है, राइट। तो इतनी सी बात आपको अगर समझ आ गई हो तो ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा जो सिलेबस हुआ ये हुआ पूरी तरीके से खत्म, है ना। अब आपको मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी सिलेबस, किसी भी टॉपिक पर। बात आ रही समझ में? हमें चीजों को समझना है सर, एक एक चीजों को लेकर समझना। हमें एज लिखना है, एज हमें समझना ही समझना है, ठीक है ना, एज समझना है। अब एज की अपनी बैकग्राउंड समझने सर, बैकग्राउंड समझने, कौन कौन से बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल, है ना, रिलीजियन और पॉलिटिकल, हर एक तरीके के एज के अपने बैकग्राउंड को समझना और सुनना है, जिससे आपका एग्जाम आपके हाथ में हो और इसके अलावा इस एग्जाम को कोई और ना लेके जाने पाए। यानी कि हम 100% की डिमांड तो नहीं करेंगे मगर 90% की डिमांड करेंगे कि 90% बच्चा एग्जाम मास्टर का होना चाहिए। क्यों? मेहनत आपको करनी है, करवाऊंगा मैं। बात समझ आ रही है? तो इंग्लिश का ये जो सिलेबस रहा इतना सा, इस सिलेबस को आपको कायदे से समझना और जानना है।
इसके बाद आपको इसी पर काम करना है। सो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एकदम विथ डिटेल डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।